कहानी एक युवा महिला एलन की है। एक रहस्यमयी बीमारी पूरे शहर में फैल चुकी है, जिसमें लोग अजीब तरीकों से मर रहे हैं। कुछ कहते थे कि यह सिर्फ एक महामारी थी, लेकिन एलन जानती थी कि यह कुछ और था। एक छुपी हुई बुरी शक्ति जो धीरे धीरे शहर को निगल रही थी। शहर के लोगों को बचाने के लिए एलन ने खुद को एक बुरी शक्ति के हवाले कर दिया। क्या वह इस बुरी शक्ति से शहर के लोगों को बचा पाएगी, या फिर यह फैसला पूरे शहर के लिए और भी विनाशकारी साबित होगा? यही जानेंगे हम इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत एलन से होती है, जो रात में खिड़की के पास खड़ी होकर एक अजीब रस्म कर रही थी, जिससे किसी को बुलाया जा सके। हैरानी की बात यह थी कि उसके बुलाने पर एक साया हकीकत में वहां आ जाता है। वह साया कहता है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। एलन यह सुनकर सहम जाती है, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिला देती है। जैसे ही उसने यह किया, अगले ही पल वह किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहां एलन और वह रहस्यमयी प्राणी एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन अचानक वह प्राणी एलन को यातनाएं देने लगता है। इससे पहले कि एलन उसकी तकलीफों से मर जाती, उसकी आंखें अपनी असली दुनिया में अपने बिस्तर पर खुल जाती हैं। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कई साल बाद हम एलन को उसके पति थॉमस के साथ देखते हैं। एलन ने हाल ही में शादी की है। उसका पति थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है और आज उसे कंपनी की तरफ से ट्रांसिल्वेनिया जाने का आदेश मिला है। थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाकर अपने क्लाइंट काउंट ऑरलॉक के लिए एक घर ढूंढना था। काउंट ऑरलॉक खुद यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था। एलन नहीं चाहती थी कि थॉमस उसे छोड़कर जाए, लेकिन मजबूरी थी। जाने से पहले थॉमस ने एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक के परिवार के पास छोड़ दिया। एलन ने थॉमस से कहा कि उसे इन दिनों बहुत डरावने सपने आते हैं और उसे महसूस होता है कि अगर थॉमस उससे दूर गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। थॉमस ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। एलन ने थॉमस को अपने बालों से बना एक लॉकेट दिया, ताकि उसे जल्दी लौटने की याद आती रहे। अब सीन बदलता है और हमें एक रहस्यमयी आदमी दिखता है। वह जमीन पर एक पेंटाग्राम बनाकर कई रोशनियां जलाकर कोई अजीब रस्म कर रहा है। यह आदमी कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, यह आगे पता चलेगा। खैर, अब थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच गया था। जब उसने वहां के लोगों से काउंट ऑरलॉक के महल का रास्ता पूछा तो वे डर गए। सबने उसे सलाह दी कि वह काउंट ऑरलॉक के पास न जाए। वहां लोग उसका नाम तक लेना अशुभ मानते थे। रात में थॉमस उन्हीं लोगों के पास रुका। उसी रात अचानक उसकी नींद एक अजीब शोर से खुली। जब वह बाहर गया तो देखा कि कई लोग एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। उस लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद लड़की घोड़े से उतरी और एक कब्र खोदने लगी। फिर उसने एक आदमी के दिल में खंजर घोंप दिया। खंजर लगते ही उस आदमी के मुंह से खून बहने लगा। थॉमस ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। अब जब वह पूरी तरह जाग गया था तो उसने अपना सफर फिर से जारी रखा, लेकिन बाहर जाकर उसने जो देखा वह बहुत अजीब था। पूरा गांव खाली पड़ा था। यह बात चौंकाने वाली थी कि एक ही रात में गांव के सभी लोग अचानक कहां गायब हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर थॉमस का सामना एक तांगा गाड़ी से हुआ। शुक्र था कि वह इस हादसे से बच गया। उसने गौर किया कि दूर दूर तक और कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह तांगा उसे ही लेने आया हो। थॉमस बिना कोई सवाल किए तांगे में बैठ गया, लेकिन तांगे में बैठते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर भी वह किसी भी हाल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह काउंट ऑरलॉक के महल में पहुंच ही गया। यहाँ हर तरफ घना अंधेरा था, जिससे थॉमस को डर लगने लगा। सामने खड़ा काउंट ऑरलॉक भी बेहद डरावना दिख रहा था। इस समय हमें काउंट ऑरलॉक की झलक नहीं दिखाई जाती, लेकिन थॉमस के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह उसे डर रहा है। काउंट ऑरलॉक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से आए हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे काउंट ऑरलॉक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहोगे। इसके बाद काउंट ऑरलॉक ने थॉमस को खाने के लिए कुछ पेश किया। डरते डरते थॉमस ने जब ब्रेड काटनी शुरू की तो गलती से उसकी उंगली कट गई। जैसे ही खून निकला, काउंट ऑरलॉक ने तुरंत थॉमस का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था और तभी अचानक थॉमस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आया तो महल पूरी तरह खाली था। काउंट ऑरलॉक कहीं नहीं दिख रहा था। यह देखकर थॉमस और ज्यादा घबरा गया। तभी काउंट ऑरलॉक अचानक उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया। थॉमस ने कागज को गौर से देखा, लेकिन यह किसी अनजानी भाषा में लिखा था जिसे वह समझ नहीं सका। काउंट ऑरलॉक ने बताया, यह हमारी पारंपरिक भाषा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी के जरिए एक घर खरीद रहा हूँ। तुम्हें बस इस पर साइन करना है। थॉमस को इस माहौल से अजीब एहसास हो रहा था, लेकिन यह उसकी नौकरी का हिस्सा था। मजबूरन उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। थॉमस को कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ अपना नाम और नोस्फेरातु नाम समझ आया। नोस्फेरातु असल में काउंट ऑरलॉक का दूसरा नाम था,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह नाम क्यों लिखा था, इसका राज आगे खुलने वाला था। जब थॉमस ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो नोसफेरातु यानी काउंट ऑरलॉक ने उससे उसका लॉकेट मांगा। इस लॉकेट में एलन के बाल थे। थॉमस को लगा कि वह बस इसे देखकर वापस कर देगा, लेकिन काउंट ऑरलॉक ने लॉकेट लौटाने से इनकार कर दिया। कुछ देर गुजर गई तो थॉमस ने दोबारा अपना लॉकेट मांगा और साथ ही यहाँ से जाने की इजाजत भी मांगी। लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब हकीकत थी या सपना। जो भी हुआ था वह असल था या बस उसका भ्रम। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बॉडी पर किसी के दांतों से काटे जाने के निशान थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा घबरा गया। दूसरी तरफ नोसफेरातु को दिखाया जाता है, जो लॉकेट को हाथ में लिए किसी अजीबोगरीब भाषा में कुछ बोल रहा था। वह बार बार एलन का नाम ले रहा था। इसका असर समुद्र के उस पार एलन पर भी पड़ रहा था। वह किसी अनजानी ताकत से ग्रसित होने लगी थी। इसके बाद काउंट ऑरलॉक दोबारा थॉमस के पास आता है। वह उसे बेहोश कर देता है और फिर उसके गले में दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगता है। यहीं पर रहस्य खुल जाता है। काउंट ऑरलॉक असल में एक ड्रैकुला था, एक भयानक वैम्पायर। दूसरी तरफ एलन को नोसफेरातु यानी ड्रैकुला ने अपनी शक्तियों से पूरी तरह वश में कर लिया था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर थॉमस के दोस्त की फैमिली बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने एलन का पूरा चेकअप किया, लेकिन उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। उसे लगा कि शायद एलन किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। कुछ समय बाद जब एलन होश में आई तो वह बहुत बेचैन हो गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि थॉमस कैसा होगा। थॉमस को गए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसने अब तक कोई खत भी नहीं लिखा था। थॉमस इस समय अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही नोसफेरातु की नजर उस पर से हटी, थॉमस ने महल से भागने की कोशिश की। अब सीन कट होकर उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एलन का इलाज कर रहा था। इसी दौरान उसे एक और मरीज का इलाज करते दिखाया जाता है। ये वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में एक अजीब रिचुअल करते देखा था। उसने अपने कमरे में अजीबोगरीब चित्र बना रखे थे। वह भी किसी बुरी शक्ति के कब्जे में था। डॉक्टर फ्रेडरिक्स से उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा लॉर्ड काउंट ऑरलॉक है। ये कहते ही उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया, मानो वह उसका खून पीना चाहता हो। अब यह साफ हो गया कि वह आदमी काउंट ऑरलॉक का एक गुलाम था। उसका काम था इंसानों का खून जमा करना, ताकि ड्रैकुला जब वहां पहुंचे तो उसके पास पहले से खून का भंडार हो। इसके बाद सीन कट होता है और हमें थॉमस को दिखाया जाता है। कुछ स्थानीय लोग उसे रेस्क्यू करते हैं। थॉमस को बचाने वाले स्थानीय लोगों ने जब उसके जिस्म पर पड़े गहरे जख्मों और दांतों के निशान देखे तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नोसफेरातु है। उन्होंने तुरंत थॉमस का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के बाद जब थॉमस को होश आया तो वह तेजी से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसे अपने दिल में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। थॉमस को अब जल्दी से जल्दी एलन से मिलना था। हालांकि वहां के लोगों ने उसे आराम करने के लिए कहा, मगर थॉमस बीमारी की हालत में ही चल पड़ा। अब दूसरी तरफ काउंट ऑरलॉक भी अपने कॉफिन में बंद होकर थॉमस के शहर की ओर रवानगी कर चुका था। लेकिन यह सफर करते समय वह कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहा था और दूसरी तरफ दूर बैठी एलन को यह मंत्र साफ सुनाई दे रहे थे। इधर वह आदमी जो काउंट ऑरलॉक की पूजा करता था, उसे भी एहसास हो गया कि उसका लॉर्ड अब रास्ते में है। अब हमें थॉमस के शहर की ओर जाने वाला एक जहाज दिखाया जाता है। इस जहाज में हजारों चूहों ने तबाही मचा दी थी। ये वही डरावनी तबाही थी जो अब जल्द ही थॉमस के शहर तक फैलने वाली थी, क्योंकि जहां भी काउंट ऑरलॉक जाता है वहां पर प्लेग यानी महामारी और बीमारी अपने साथ लेकर आता है। अब जहाज के अंदर चूहे एक एक करके सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मारने लगे। इसी दौरान एक आदमी समझ गया कि ये चूहे दरअसल काउंट ऑरलॉक के कॉफिन से निकल रहे हैं। वह तेजी से भागकर काउंट ऑरलॉक के कॉफिन के पास पहुंचा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कॉफिन खोला, काउंट ऑरलॉक अचानक जाग उठा और उसने उस आदमी को ही पकड़कर मार डाला। दूसरी तरफ एलन का इलाज करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर आ चुके थे। अब एलन को बांध कर रखा गया था ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। एलन ने डॉक्टर को बताया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। अब तो मुझे भविष्य में होने वाली चीजों का पहले से ही पता चल जाता है। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहे हैं। साथ ही एलन को बहुत डरावने सपने आते थे, जिनसे वो हर बार डर कर जाग जाया करती थी। बात करते करते अचानक एलन की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में जोर जोर से झटके लगने लगे। डॉक्टर फ्रेडरिक ने तुरंत उसे एक निडल दी, मगर एलन को इसका कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसी पल डॉक्टर फ्रेडरिक को समझ आ गया कि एलन की आत्मा इस दुनिया से कहीं और जा चुकी है। अब उन्हें यकीन हो गया था कि एलन को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि उसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने काबू में कर लिया है। जब डॉक्टर फ्रेडरिक ने यह बात दूसरे डॉक्टर
और थॉमस के दोस्त को बताई तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। रात के बीच में अचानक एलन को होश आ गया। जागते ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। वहां थॉमस बेहोश पड़ा हुआ था। ठीक इसी समय काउंट ऑरलॉक की खस्ताहाल जहाज शहर के पोर्ट पर आ चुकी थी। जैसे ही जहाज रुकी, सैकड़ों चूहे उसमें से निकलकर पूरे शहर में फैल गए। अब महामारी और खौफ का साया पूरे शहर पर मंडराने लगा था। वहीं वह आदमी जो काउंट ऑरलॉक की पूजा करता था, वह भी अपने सेल से भागकर अपने लॉर्ड यानी काउंट ऑरलॉक से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। अब दूसरी तरफ थॉमस का दोस्त और डॉक्टर फ्रेडरिक उसके इलाज में जुट चुके थे, लेकिन शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चूहे पूरे शहर में बीमारी फैला चुके थे, लोग मर रहे थे, खाने पीने की कमी हो चुकी थी और हर तरफ भय का माहौल था। अब हमें काउंट ऑरलॉक और उसके गुलाम की बातचीत सुनाई देती है। काउंट ऑरलॉक ने कहा, मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे ऐसा करना होगा कि एलन खुद मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। उसका गुलाम सिर झुकाकर बोला, जैसा आपका हुक्म नोसफेरातो। यहाँ हमें सच्चाई का पता चलता है। लैटिन भाषा में नोसफेरातो का अर्थ वैम्पायर होता है। यही वजह थी कि काउंट ऑरलॉक के असली नाम की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नोसफेरातो लिखा गया था। शहर में तेजी से बढ़ती मौतों ने डॉक्टर फ्रेडरिक और उनके साथी डॉक्टरों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। डॉक्टरों ने देखा कि मृत लोगों के शरीर पर चूहों के काटने के निशान तो थे ही, लेकिन साथ ही किसी इंसान के दांतों के निशान भी थे और इनके शरीर में खून बिल्कुल खत्म हो चुका था। चूहे किसी इंसान का सारा खून नहीं पी सकते, इसलिए डॉक्टरों को किसी और पर शक हुआ। वे काउंट ऑरलॉक के गुलाम से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन गुलाम तो अपने सेल से पहले ही गायब हो चुका था और वह उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन नोसफेरातो शहर में आया था। अब हर बीतते दिन के साथ थॉमस को भी अजीब सपने आने लगे। ख्वाब में ही वो एलन को अपने से दूर जाने के लिए कहने लगा। उसी रात एलन भी अचानक पजेस हो गई। वो अपने बिस्तर से उठी, धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची और तभी एक साया उसके पास आया। वो साया कोई और नहीं बल्कि नोसफेरातो था। उसने एलन से कहा, थॉमस ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। एलन ये बात मानने को तैयार नहीं थी और सच तो यह था कि थॉमस ने उसे किसी को बेचा ही नहीं था, लेकिन नोसफेरातो ने धोखे से जिस कॉन्ट्रैक्ट पर थॉमस से साइन करवाया था, असल में वही कॉन्ट्रैक्ट एलन को उसके हवाले करने का सौदा था। अब नोसफेरातो एलन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर अपने अपनों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर एलन घबरा जाती है, लेकिन नोसफेरातो की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक और अजीब बात कहता है, तुम भी जानती हो कि तुम पूरी इंसान नहीं हो और इंसानों के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसीलिए शराफत से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन एलन हिम्मत नहीं हारती। वो साफ कह देती है, अब मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ और इस वक्त मेरी जिंदगी में थॉमस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। जैसे ही एलन यह कहती है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हकीकत थी या ख्वाब, लेकिन जब वो अपने पास लेटी थॉमस के दोस्त की पत्नी को देखती है तो उसका पूरा शरीर चूहों के काटने से छलनी हो चुका था। ये बहुत ही डरावना और खौफनाक मंजर था। सुबह होते ही डॉक्टर फ्रेडरिक अपनी पत्नी की मौत पर बेहद दुखी था। उसने एलन से कहा, उसके शरीर पर सिर्फ चूहों के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि किसी इंसान के भी काटने के निशान थे। एलन सब समझ चुकी थी, ये नोसफेरातो का ही काम था, लेकिन वो फ्रेडरिक को ये बात बता नहीं सकी क्योंकि फ्रेडरिक को इन सब बातों पर यकीन ही नहीं था। इसके बाद एलन थॉमस के एक दोस्त से पूछती है, आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? तो वो जवाब देता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी बचकानी बातों पर यकीन भी नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पागल बनने का नाटक कर रही हो। और यही कहकर वो एलन और थॉमस से कहता है, अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक उस जगह पहुंच चुका था जहां नोसफेरातो का गुलाम रहता था। वो नोसफेरातो के बारे में जानकारी जुटाने आया था। वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें महात्मा नोसफेरातो के बारे में लिखा होता है, जहां जहां नोसफेरातो जाता है वहां चूहे और बीमारियां फैलती हैं, लोग मर जाते हैं, शहर तबाह हो जाते हैं और तबाही तब तक चलती रहती है जब तक नोसफेरातो को अपनी पसंद का इंसान न मिल जाए। डॉक्टर फ्रेडरिक को अचानक सब समझ आ जाता है। एलन की बीमारी यानी नोसफेरातो एलन के पीछे ही आया है। अब थॉमस की भी जान खतरे में थी। डॉक्टर फ्रेडरिक ये खबर देने के लिए तुरंत एलन और थॉमस के पास जाता है। थॉमस की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी,
लेकिन जब उसने शहर की खराब हालत देखी तो उसने यहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। यहीं पर एलन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला किया। एलन कहती है, नोस्फेरातो इस शहर में आ चुका है और वो सिर्फ मेरे लिए आया है। थॉमस चौंक जाता है। फिर एलन बताती है कि उसके पास कुछ साइकिक शक्तियां थीं, जिसकी वजह से मैं इंसानों के अलावा दूसरी शक्तियों से भी संपर्क कर सकती थी। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने नोस्फेरातो को बुलाया। ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एलन बताती है, शादी से पहले मैंने नोस्फेरातो से एक सौदा किया था। मैंने उससे अपना आप सौंप दिया था, लेकिन फिर थॉमस उसकी जिंदगी में आ गया। उसे थॉमस से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इस सब में वो नोस्फेरातो से किया अपना वादा भूल गई और अब नोस्फेरातो अपना वादा पूरा करवाने आया था। ये सब बताते ही एलन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। वो पूरी तरह किसी ताकत के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन थॉमस ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने एलन को कसकर गले लगा लिया और वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यहीं ये दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक नोस्फेरातो को खत्म करने की खोज में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नोस्फेरातो को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एलन। यानी एलन के अलावा कोई भी नोस्फेरातो को नहीं मार सकता। अगले दिन खबर मिलती है कि थॉमस के दोस्त की वाइफ और उनके बच्चे भी मर चुके हैं, वो भी उसी बीमारी की वजह से जो पूरे शहर में फैल चुकी थी। उनके अंतिम संस्कार पर थॉमस और एलन दोनों आते हैं। यहीं पर डॉक्टर फ्रेडरिक थॉमस से कहते हैं, अब वक्त आ गया है नोस्फेरातो को खत्म करने का। वे एक प्लान बनाते हैं। दिन के समय नोस्फेरातो का कॉफिन खोलकर उसके दिल में स्टेक, लकड़ी की कील घोंप दी जाए। इसके बाद डॉक्टर फ्रेडरिक एलन से भी मिलते हैं। उन्हें पता था कि नोस्फेरातो को हराने में एलन का बहुत बड़ा रोल होगा। उन्होंने एलन से कहा, तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, इस दौरान मैं थॉमस को अपने साथ रखूंगा। लेकिन डॉक्टर फ्रेडरिक का असली प्लान कुछ और ही था, जो थॉमस को भी नहीं पता था। अगले दिन थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और दूसरे डॉक्टर नोस्फेरातो का कॉफिन ढूंढने निकलते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने दुख में आत्महत्या कर ली। इस खबर ने थॉमस को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना था। घर पर दिखाया जाता है कि थॉमस के जाने के बाद एलन किसी दुल्हन की तरह सज जाती है। इधर थॉमस और उसके साथी नोस्फेरातो का कॉफिन ढूंढ लेते हैं। वे उसके अंदर स्टेक, लकड़ी की कील घोंप कर नोस्फेरातो को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कॉफिन खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर नोस्फेरातो नहीं, बल्कि उसका गुलाम था। असल में नोस्फेरातो इस समय एलन के बुलावे पर उसके पास जा चुका था। नोस्फेरातो के सामने आते ही एलन कहती है, अब मैं अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुनकर नोस्फेरातो उसे गले लगा लेता है और उसकी छाती पर स्टेक रखकर उसका खून पीने लगता है। खून पीते पीते वह पूरी तरह खो जाता है और इसी बीच सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही नोस्फेरातो पर पड़ती है, वह जलने लगता है। धीरे धीरे वह पूरी तरह राख में बदल जाता है और मर जाता है। नोस्फेरातो के मरते ही एलन आजाद हो चुकी थी, लेकिन उसका खून पूरी तरह खत्म हो चुका था। कमजोरी की वजह से वह धीरे धीरे बिस्तर पर गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जब थॉमस घर लौटता है तो उसे नोस्फेरातो और एलन दोनों की लाशें मिलती हैं। यह देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। नोस्फेरातो की मौत के साथ ही शहर से बीमारी भी खत्म हो जाती है। सभी चूहे भी अचानक गायब हो जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।